नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में मैं प्रज्ञा गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। पाठ में आज हम आ गए हैं वीरों का कैसा हो वसंत तक। आज हम करेंगे इसके बहुविकल्पीय प्रश्न जिन्हें आप कहते हैं एमसीक्यूज। जब पाठ का सार और प्रश्नोत्तर पूर्ण हो जाते हैं तो बहुविकल्पीय प्रश्न करना तो बच्चों के बाएं हाथ का खेल है। तो शुरू हो जाइए, कमर कस के तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं हम अपने बहुविकल्पीय प्रश्न जिनके उत्तर देंगे आप। तो पहला हमारा विकल्प है, सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा गौरव प्राप्त है? विकल्प हैं प्रथम महिला होने का, प्रथम राज्यपाल होने का, प्रथम सत्याग्रही होने का या फिर प्रथम लेखिका होने का। पाठ के दौरान हमने इस चीज़ का जब कवित्री परिचय जब हमने पढ़ा था तब हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की थी। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है प्रथम सत्याग्रही होने का, उन्हें गौरव प्राप्त है। बढ़ते हैं अगले विकल्प की ओर। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? जब इन्होंने बेहतरीन साहित्य रचना की समाज के लिए तब इन्हें कौन सा साहित्यिक पुरस्कार दिया गया था? विकल्प हैं ज्ञानपीठ, सेक्सरिया पुरस्कार, गौरव सम्मान या फिर शिक्षा रत्न। तो मुझे पता है कि आप समझ चुके हैं और अब तक तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे चुके होंगे। जी हाँ, सेक्सरिया पुरस्कार इन्हें दिया गया था। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं जहां पर है उदधि का अर्थ है उदधि का अर्थ होता है समुद्र, नदी, तालाब या फिर झरना। जी हाँ, पर्यायवाची शब्दों के दौरान आपने इसका पर्यायवाची शब्दों में इसको पढ़ा ही होगा कि उदधि का अर्थ होता है समुद्र। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, कंत का क्या अर्थ है? हमने इस पाठ के दौरान पढ़ा था कि एक तरफ प्रिया के बाहों के हार हैं, दूसरी तरफ कंत युद्ध भूमि पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो उस वक्तव्य की श्रेणी में कंत शब्द का क्या अर्थ था? पति, मित्र, भ्राता या फिर पिता। तो यहाँ पर आपको इस शब्द का अर्थ बताना है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, कंत शब्द का अर्थ है पति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस कविता में वसंत के माध्यम से किसका वर्णन किया गया है? जो वसंत की कविता है उसका उद्देश्य क्या है? किसका वर्णन इसमें किया गया है? मातृभूमि का, वीरों के पराक्रम का, युवाओं का या फिर देश के नागरिकों का? दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए, कविता की पंक्तियां याद करिए, पुस्तक में से कविता देखिए और दे डालिए इस प्रश्न का जवाब। जी हाँ, बिल्कुल सही, वीरों के पराक्रम का। इस पूरी कविता के दौरान हमने जाना वीरों का कैसा हो वसंत। इस पंक्ति के माध्यम से हमने संपूर्ण कविता में जानने का प्रयास किया कि जो हमारे देश के वीर हैं उनका वसंत कैसा होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि है, वीर वेश किसने धारण कर रखा है? कंत ने, प्रकृति ने, मौसम ने या फिर वसंत ने? जी हाँ, वीर वेश, जो वीर का बाना है, जो वीर की पोशाक है, वस्त्र है, वो किसने धारण कर रखे हैं? जी हाँ, कंत ने, क्योंकि युद्ध भूमि पर जाता हुआ कंत यहाँ पर बताया गया है। लंका का वर्णन किस कारण किया गया है? इस पाठ की पंक्तियों के दौरान हमने देखा था कि यहाँ पर लंका का एक वर्णन आया है। तो मंदोदरी के कारण, मंदोदरी रावण की पत्नी थी। रावण के कारण, राम रावण के युद्ध के कारण या फिर मेघनाद के कारण? किसके कारण यहाँ पर लंका का वर्णन आया है? जी हाँ, लंका का वर्णन जो यहाँ पर आया है वो आया है राम रावण के युद्ध के कारण, क्योंकि राम और रावण का जो युद्ध था उसी से तो लंका प्रसिद्ध हुई। वरना रावण अपने राज्य में आराम से राज्य कर रहा था, राम अपने राज्य में राज्य कर रहे थे, उनका कोई मिलना जुलना था ही नहीं। यदि सीता का हरण नहीं होता तो राम और रावण का मिलन नहीं होता। तो इस प्रकार राम और रावण के युद्ध के कारण यहाँ पर लंका का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौरव पांडवों के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कौरव और पांडव आपने सुने हैं, ये महाभारत के पात्र हैं। 100 कौरव थे और 5 पांडव थे। उनके बीच भयंकर युद्ध जो हुआ था जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। तो ये महाभारत का जो युद्ध है ये कहाँ पर हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, ये हुआ था, मैं विकल्प पढ़ देती हूँ जो मैं पढ़ना भूल गई,
कुरुक्षेत्र, हरियाणा, करनाल और पंजाब। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, कुरुक्षेत्र में यह युद्ध लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र की भूमि में यह युद्ध लड़ा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रस्तुत कविता में किन दो कवियों का वर्णन है। जब हमने इस पाठ की पंक्तियां पढ़ी थी, कविता पढ़ी थी, तो हमने किन्हीं दो कवियों के यहाँ पर एक साथ एक ही पद में नाम पढ़े थे। याद कर लीजिए कौन से। भूषण घनानंद, भूषण कविचंद, कविचंद घनानंद या फिर घनानंद और तुलसीदास। याद करिए, इस पंक्तियों के दौरान मैंने आपको दोनों कवियों के पूरे नाम भी बताए थे। जी हाँ, ये आपको याद आ गया है। भूषण और कविचंद्र बरदाई के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। बिल्कुल सही चल रहे हैं आप, यानी कविता का सार प्रश्नोत्तर आपने कंठस्थ कर लिए हैं। आगे देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस रूप में, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने किस रूप में राजनीतिक योगदान दिया था। साहित्य के साथ साथ वो राजनीति में भी सक्रिय थी, तो राजनीति में वो इनमें से किस रूप में सक्रिय थी। विधानसभा सदस्य के रूप में, विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में या फिर स्पीकर के रूप में। तो जब हमने कवित्री परिचय पढ़ा था तब हमने इस प्रश्न का उत्तर जाना था। जी हाँ, बिल्कुल सही, हमने उन्हें विधानसभा सदस्य के रूप में राजनीतिक कार्य करते सुना और देखा है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बाजा, एक राग जो युद्ध के समय गाया और बजाया जाता है। जब युद्ध हुआ करते थे उस समय एक बाजा था जो कि युद्ध भूमि पर लोगों को तैयार हैं वो ये बताने के लिए कि हाँ, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो वो हर्ष के लिए, उस चीज़ को शुरुआत करने के लिए, उत्साह जगाने के लिए जिसे बजाया जाता था, तो वो कौन सा है। मारू, ढोलक, तबला या फिर सितार। तो उस वाद्य यंत्र का यहाँ पर नाम है, जो एक बाजा था, एक राग था, उसका नाम है मारू। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म किस ग्राम में हुआ था। ग्राम का अर्थ होता है गांव, किस कस्बे या गांव में हुआ था। निहालपुर, धौलपुर, हमीरपुर या फिर कानपुर। जी हाँ, जब आपने इसका कवि परिचय में इसको भी आपने जब पढ़ा था तो हमने जाना था कि उनका जन्म निहालपुर नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, तो यहाँ तक अब हमारा 12 तक कंप्लीट हुआ है। अगला देखते हैं, प्रस्तुत पाठ में सेना के कितने अंग बताए गए हैं। जब हमने ये चर्चा की थी कि कौन सी सेना में आप जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं, वहाँ पर हमने इस पाठ का इस विषय का वर्णन देखा था कि सेना के कितने अंग बताए गए हैं। जी हाँ, 1, 3, 4 या फिर 2। तो उत्तर आपकी दृष्टि में तुरंत तैयार होगा। आपने उत्तर अभी तक कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल 3 भाग सेना के बताए गए हैं, 3 अंग सेना के बताए गए हैं, जो कि है थल सेना, जल सेना और वायु सेना। ये तीनों सेनाएं ही अपने अपने स्थान पर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अपनी अपनी सिचुएशन से, अपनी अपनी स्थितियों के माध्यम से भारत की रक्षा किया करती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले विकल्प की ओर। कोकिला का अर्थ है, कोकिला, कोकिला एक पक्षी है। तो यहाँ पर आपको 4 पक्षी दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कि कोकिला इनमें से कौन से पक्षी को कहा गया है। जी हाँ, कोयल, मैना, गौरैया या फिर मोर को कहा गया है। तो यदि आपने पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन अच्छे से किया है तो आप इन शब्दों को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं कि कोकिला शब्द का प्रयोग कोयल के लिए किया गया है। कोयल की कू कू तो अक्सर हमें गर्मियों के दिनों में आमों के बगीचों में सुनाई देती रहती है। कोयल काली ज़रूर होती है लेकिन उसका स्वर बड़ा मीठा होता है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। सुभद्रा कुमारी चौहान की कालजयी रचना है। कालजयी यानी कि युगों युगों से जो उतनी ही प्रसिद्धि के साथ साहित्य के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बनाए हुए है। तो कालजयी रचना है उनकी मुकुल, बिखरे मोती, उन्मादनी या फिर त्रिधारा। एक बार फिर से इन विकल्पों को ध्यान से सुन लीजिए, इनका उच्चारण पर ध्यान दीजिए। मुकुल, बिखरे मोती, उन्मादनी या फिर त्रिधारा। तो इसमें से कालजयी रचना जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है वो है मुकुल। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। नभ के पर्यायवाची शब्द हैं, तो आप बहुत अच्छे से नभ के पर्यायवाची शब्द जान गए होंगे। आकाश, अंबर, गगन या फिर उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी का अर्थ होता है ऊपर लिखे गए जो 3 विकल्प हैं वो इसके उत्तर हैं, और चौथे में लिखा रहता है उपरोक्त सभी। तो इस तरीके के प्रश्न जब आपकी परीक्षा में आते हैं तो उपरोक्त सभी वाले विकल्प पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अक्सर ये विकल्प तब होता है जब सभी के सभी उत्तर सही हों। कई बार आपको भ्रमित करने के लिए, परीक्षा में आपका IQ चेक करने के लिए इसका प्रयोग भी होता है, लेकिन ऊपर से एक ऑप्शन भी सही होता है। तो हर तरह की स्थिति के लिए तैयार रहिए विकल्प को पहचानने के लिए। फिलहाल यहाँ पर नभ के पर्यायवाची शब्द हैं आकाश, अंबर, गगन या फिर उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हैं उपरोक्त सभी, क्योंकि नभ को हम आकाश भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, और भी ढेर सारे पर्यायवाची शब्द हैं जिनका प्रयोग हम नभ के लिए करते हैं। वीर शब्द का बहुवचन है। एक वचन बहुवचन शब्दों का आप अंतर कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति एक होता है वो एक वचन होता है, और जब बहुत सारे समूह या बहुत सारे लोगों की बात होती है वहाँ बहुवचन शब्द कहलाता है। तो वीर शब्द का बहुवचन है वीरों, वीरे, वीराओं या वीरियों। तो इस प्रकार के कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए विकल्प आपके सामने रखे जा सकते हैं, तो परीक्षा में बहुत सावधानी पूर्वक इनका चयन करें। तो वीर शब्द का बहुवचन है वीरों। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राची का अर्थ है, प्राची दिशा से संबंधित शब्द है। मस्तिष्क में इसको बिठा लीजिए। यहाँ पर आपकी कुछ दिशाएं दी हैं, जैसे कि पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और फिर दक्षिण दिशा। तो प्राची शब्द का प्रयोग किस लिए किया, कहाँ पर किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? प्राची का अर्थ होता है, जी हाँ बिल्कुल सही, पूर्व दिशा। जहाँ से सूर्य उदय होता है वो प्राची दिशा कहलाती है। तभी सूर्योदय की जो कविताएं आप पढ़ते हैं, किसी सूर्योदय की कविता जो आप अध्ययन करेंगे उसमें आप देखेंगे कि प्राची दिशा से उदयमान होते सूर्य का वर्णन कई कविताओं में किया गया है। तो सूर्य के साथ साथ इस प्राची शब्द का प्रयोग अक्सर कविताओं में आपको प्राप्त हो जाएगा। लंके शब्द का प्रयोग किया गया है। लंके किसके लिए किया गया है? रावण के लिए, मेघनाद के लिए, विभीषण के लिए या फिर मंदोदरी के लिए। ये चारों के चारों लंका से संबंधित हैं, श्रीलंका के निवासी हैं, रावण का परिवार है। स्वयं रावण के बारे में, किसके बारे में लंके शब्द का प्रयोग खास तौर पर किया गया है? तो आप देखेंगे रावण के लिए, मेघनाद के लिए, विभीषण के लिए या फिर मंदोदरी के लिए। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, लंके शब्द का प्रयोग यहाँ पर रावण के लिए किया गया है। अगले और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। कृपाण शब्द का क्या अर्थ है? कृपाण शब्द का क्या अर्थ है? तो कृपाण यहाँ पर तलवार को कहा है, ढाल को कहा है, भाला को या फिर चाकू को कहा है। ये सभी लड़ाई झगड़े या युद्ध के समय काम में आने वाली चीज़ें हैं। अगर हम चाकू को छोड़ दें तो वो घरेलू कामों में प्रयोग की जाती है, लेकिन तलवार, ढाल और भाला ये सब युद्ध भूमि में काम आने वाले जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनके अंतर्गत इनका प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न है कृपाण का क्या अर्थ है? तो कृपाण कहा गया है, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, तलवार को। आपने जब सुभद्रा कुमारी चौहान की अन्य कविताएं, जैसे कि आपने वीरों का कैसा हो वसंत पढ़ी है, इसके साथ साथ आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की दूसरी बहुत विश्व प्रसिद्ध कविता पढ़ी हो अगर, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, बहुत खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आपने उसमें जहाँ पर लक्ष्मीबाई का वर्णन किया गया है वहाँ भी ये लाइन पढ़ी होगी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। तो यहाँ पर बरछी, ढाल, कृपाण और कटारी, तो ये सभी युद्ध में काम आने वाले अस्त्र और शस्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो कृपाण शब्द का प्रयोग आपने वहाँ पर भी देखा होगा। इस प्रकार आज हमारे कंप्लीट होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इस पाठ का अब पूरी तरह आपके पास हर एक चीज़ आपके पास उपलब्ध हो गई है। पाठ का सार, कवित्री परिचय, प्रश्नोत्तर, भाषा अध्ययन और बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी अगर आप इतनी चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं तो ये पाठ आपका पूरा हो जाएगा। कक्षा में प्रदर्शन के दौरान या फिर परीक्षा के दौरान आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, बहुत अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे। तो इस प्रकार आज हमारा ये पाठ हुआ पूर्ण। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए सिर्फ इतना ही नहीं लाया है उपहारों की सौगात, इस विषयों के माध्यम से और विषयों के वीडियोस के माध्यम से जो हर संभव हर स्तर पर आपकी करते हैं मदद। सिर्फ इतना ही नहीं,
सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, साथ ही साथ एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी और स्पोकन इंग्लिश का खजाना है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बुक्स, ई बुक्स का कलेक्शन भी है यहाँ पर, जो कि आप सिर्फ एक क्लिक से हासिल कर सकते हैं। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई इस लिंक पर क्लिक करेंगे, एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म को फिल करते ही जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे, वो आएगा हमारे पास और बुक्स, ई बुक्स पहुंचेंगी आपके पास। आप हमसे संपर्क करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंस्टा लाइव, साथ ही साथ ट्विटर और टेलीग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और ख़ास तौर पर शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इंतज़ार कीजिए अगले पार्ट का, बहुत जल्दी हम मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।